शरिया जो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, रात के वक्त अपने घर से निकली और देखते ही देखते राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे पहुंच गई। अचानक वो ऊंचे टीलों पर चढ़ने लगी। रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। कुछ ही देर में वो थार रेगिस्तान की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहां लकड़ी की बनी झोंपड़ी नुमा एक घर खड़ा था। अब ये जवान और खूबसूरत लड़की उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ी। उसने धीरे से एक सुराख से अंदर झांका और फिर वहीं खड़ी हो गई। दरवाजा खटखटाने से पहले अचानक उसने खुद को देखने का इरादा किया। अपने पर्स से शीशा निकाला, बाल संवारने लगी और ऊपर से नीचे तक अपने आप को निहारा। उसने कपड़ों को ठीक किया ताकि और भी प्यारी और अच्छी लगे। जब यकीन हो गया कि वो अब बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी जवानी अपने उरूज पर है, तो उसने झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। शरिया लगातार दरवाजा पीटने लगी और साथ ही अपने आप को संवारती जा रही थी। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा एकदम से खुला और अंदर से 80 साल का बाबा हर्षद बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर शरिया पर पड़ी, हैरत से देखता ही रह गया। उसकी आंखें जैसे ठहर सी गईं। बाबा हर्षद कुछ पूछने से पहले ये उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया। तभी शरिया बोली, मैं इस थार रेगिस्तान में अपने घर वालों के साथ घूमने बहुत दूर से आई थी, मगर वो मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। क्या आज की रात तुम मुझे अपने साथ इस झोंपड़ी में रख सकते हो? बाबा हर्षद ने यह बात सुनी तो उसके दिल में एक गहरी मुस्कान दौड़ गई। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना कुछ बोले वो शरिया के और करीब आ गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर वो उसके चारों तरफ घूमने लगा। शरिया ने यह देखा तो हंसते हुए बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? बाबा हर्षद अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। शरिया के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान थी और वो जानती थी क्यों। मगर अचानक उसने पलटकर उसका सामना किया और बोली, हाँ, क्या सोचा, आज की रात मुझे रहने दोगे? ये सुनते ही बाबा हर्षद जैसे दीवाना हो गया। वो झट से आगे बढ़ा, शरिया का हाथ पकड़ा और बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम रात यहाँ गुजार सकती हो तो अंदर चलो। देखते ही देखते शरिया झोंपड़ी के अंदर चली गई। बाबा हर्षद भी दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ उसके पीछे अंदर आ गया। झोंपड़ी में दाखिल होते ही शरिया ने इधर उधर देखा। इतने में बाबा हर्षद ने पीछे से दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। शरिया ने गर्दन मोड़कर हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुमने ये कुंडी क्यों लगाई? बाबा हर्षद बोला, क्या रात को चोर लुटेरों का खतरा रहता है, कोई भी अंदर घुस सकता है, इसीलिए कुंडी लगाई थी। शरिया एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, ओह अच्छा। झोंपड़ी में 2 कमरे थे। वो सीधा एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मुझे कहाँ सुलाओगे? बाबा हर्षद हंसते हुए बोला, जहाँ तुम्हारा दिल करे सो जाओ। फिर कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाता हूँ। बाबा हर्षद कुछ पल तक शरिया की आंखों में देखता रहा, फिर सोचकर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो दूसरे कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और शरिया के बारे में सोचने लगा। शरिया भी अपने बिस्तर पर लेटी, मगर करवटें बदलती रहीं। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। शरिया एकदम से उठी और भागती हुई बाबा हर्षद के पास आकर खड़ी हो गई। बाबा हर्षद अपने बिस्तर पर लेटा सो रहा था। वो उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई और उसे हिलाते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। बाबा हर्षद झटके से उठकर बिस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ? शरिया बोली, वहां नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है, मैं यही तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोना चाहती हूँ। बाबा हर्षद ने जब शरिया को इतना डरी हुई बैठा देखा और उसकी ये बात सुनी तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। शरिया भी उसकी आंखों में देखते हुए हल्का मुस्कुराने लगी। तभी बाबा हर्षद बोला, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? मगर शरिया कुछ न बोली। अचानक उसने बाबा हर्षद का बाजू पकड़ा और बोली, जल्दी उठो, बाहर थार रेगिस्तान में चलते हैं, मुझे दम घुट रहा है। बाबा हर्षद ये सुनकर हंस पड़ा और एकदम उठा। चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। शरिया ने बाबा हर्षद का हाथ पकड़ा और उसे बाहर थार रेगिस्तान में ले गई। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। शरिया और बाबा हर्षद हाथों में हाथ डाले उस सुनसान थार रेगिस्तान के ऊपर चलने लगे। चलते चलते वो एक रेतीली चट्टान के पास पहुंचे जहां नीचे सैकड़ों फुट गहराई थी। शरिया उस चट्टान पर खड़ी होकर बाबा हर्षद की तरफ देखते हुए बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूँ ना, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें? अचानक वो उसकी तरफ बढ़ा। शरिया ने एक खास अंदाज में फिर कहा, क्या हुआ, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बाबा हर्षद के दिल में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे समझ आने लगा कि शरिया क्या चाह रही है। वो फौरन उसके करीब आया और चट्टान से उसे गोद में उठा लिया। फिर बोला, चलो अंदर चलते हैं,
तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। शरिया भी मुस्कुराई और बाबा हर्षद को देखते हुए खुशी से चमक उठी। बाबा हर्षद उसे गोद में उठाए झोंपड़ी की तरफ जाने लगा। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही अचानक वो ठहर गया। एक ख्याल आते ही उसने शरिया को नीचे उतार दिया और ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगा। फिर बोला, पहले बताओ तुम कौन हो? ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। शरिया का दिल धड़कने लगा। वो उसके करीब आई, आंखों में देखते हुए बोली, बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। और कोई बात नहीं, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? बाबा हर्षद एक बार फिर उसके चेहरे को गहराई से देखता रहा और फिर बोला, हाँ। शरिया हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। तभी बाबा हर्षद बोला, आओ, रात हो गई है, चलो अंदर जाकर सोते हैं। शरिया ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्यों? आओ, पहले थार रेगिस्तान में थोड़ा मजा कर लेते हैं। बाबा हर्षद भी मुस्कुरा उठा और बोला, चलो आओ चलते हैं। रात अब अपने आखिरी पहर में थी और आसमान गहरे अंधेरे में लिपटा हुआ था। बाबा हर्षद ने जब घर की तरफ देखा तो खुशी से झूम उठा और अचानक शरिया का हाथ पकड़कर बोला, आओ उस झोंपड़ी के अंदर चलते हैं। शरिया ने कहा, नहीं, इस वक्त अंदर अंधेरा होगा। देखते ही देखते दोनों थार रेगिस्तान के किनारे उस अंधेरी झोंपड़ी के करीब पहुंच गए। बाबा हर्षद दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा और बोला, चलो तुम झोंपड़ी के अंदर जाओ। शरिया ने इधर उधर देखा और फिर झोंपड़ी के अंदर बढ़ने लगी। बाबा हर्षद भी उसके पीछे पीछे दाखिल हो गया। वो एक लंबी सुरंग नुमा गुफा थी और अंदर की जगह बहुत तंग थी। शरिया अंदर चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी और बाबा हर्षद उसके पीछे आ रहा था। अचानक बाबा हर्षद एक जगह रुक गया जहां बहुत गहरा अंधेरा था और पास ही एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा था जिस पर लेटने की जगह मिल सकती थी। बाबा हर्षद ने मन में कुछ सोचा और शरिया से कहा, तुम काफी थक गई होगी, इस पर थोड़ी देर लेटकर आराम कर लो। शरिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, काफी थक गई हूँ। ये कहते ही वो उस बड़े पत्थर पर चढ़कर लेट गई। रात अपने पूरे उरूज पर थी। बाबा हर्षद और ये जवान शरिया थार रेगिस्तान की गहराई में उस गुफा के अंदर मौजूद थे। बाबा हर्षद धीरे धीरे शरिया के पास आने लगा। शरिया समझ गई थी कि अब बाबा हर्षद उसे पसंद करने लगा है। तभी बाबा हर्षद उसके बहुत करीब आ गया। शरिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, चलो झोंपड़ी चलते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लग रही है। बाबा हर्षद ने कहा, अच्छा इतनी जल्दी? चलो फिर। दोनों उस गुफा से निकलकर बाहर आए और थार रेगिस्तान की रेत पर चढ़ते हुए झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात अपने पूरे उरूज पर थी और थार रेगिस्तान गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। बाबा हर्षद और शरिया अब झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही शरिया दरवाजे के करीब आई, वो अचानक रुक गई। बाबा हर्षद भी पीछे से आकर उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। तभी शरिया अपने कपड़े झाड़ने लगी और बोली, अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बाबा हर्षद बोला, क्या हुआ? शरिया ने कहा, मेरे कपड़ों में बहुत कीचड़ लग गया है, क्या करूं? बाबा हर्षद उसके करीब आकर कपड़े झाड़ने लगा। शरिया दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी और बोली, मैं अंदर जाकर कपड़े झाड़ लेती हूँ। बाबा हर्षद शरिया को देखता रहा और देखते ही देखते शरिया झोंपड़ी के अंदर चली गई और उसने कुंडी लगा ली। अब उसने अचानक झोंपड़ी में चारों तरफ नजर दौड़ाना शुरू किया और इधर उधर चीजों को देखने लगी। कुछ देर बाद वो झोंपड़ी से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बाबा हर्षद के पास खड़ी हो गई। बाबा हर्षद ने पूछा, हाँ क्या निकला? शरिया मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं था, ये कपड़े ही मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का सूट है तो वो मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। बाबा हर्षद ने ये सुना तो उसके दिमाग में जैसे बिजली सी गिर गई। वो शरिया को देखते हुए बोला, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? तुम कौन हो? मेरे पास कहाँ से आई? शरिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मैंने तो वैसे ही कहा था, ये कपड़े मुझे तंग कर रहे थे, सोचा शायद कोई पुराना सूट पड़ा हो। बाबा हर्षद करीब आया और बोला, देखता हूँ। वैसे झोंपड़ी के कोने में क्या है? वो अलमारी के पास गया और वहां से लड़कियों का एक लाल रंग का जोड़ा निकालकर शरिया के हाथ में दे दिया। शरिया ने जैसे ही वो सूट देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। बाबा हर्षद मुस्कुराकर बोला, लो, पुरानी चीजें लोग अपनी छोड़ जाते हैं, शायद किसी ने ये सूट दे दिया होगा, मैं तो बाद में इसे बेचकर खाने पीने का सामान ले लेता हूँ। शरिया बोली, ओ अच्छा ठीक है, मैं इसे पहन कर आती हूँ। उसने वो लाल रंग का सूट लिया और दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। बाबा हर्षद ने जल्दी से अलमारी बंद की और बैठकर सोचने लगा। उसके दिल में ख्याल आया, लड़की तो बहुत खूबसूरत और प्यारी है, मैंने उसे सूट दे दिया, क्या सही किया? कुछ तो होना चाहिए। इतने में शरिया वो लाल सूट पहनकर वापस आई और बिल्कुल बाबा हर्षद के पास खड़ी हो गई।
बाबा हर्षद उसे देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शरिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो बहुत प्यारा सूट है। बाबा हर्षद के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो करीब आकर बोला, इसमें तो तुम बिल्कुल चांदनी जैसी दिख रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। शरिया ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, तुम भी बहुत अच्छे हो। ये सुनकर बाबा हर्षद खुश हो गया और बोला, चलो आओ अब सो जाएं, रात काफी हो गई है। शरिया बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। बाबा हर्षद शरिया की आंखों में देखते हुए फौरन उठा और तेजी से झोंपड़ी के कोने में गया। वहां रखी टोड़ी से सूखी रोटी निकाली और शरिया के हाथ में थमा दी। शरिया ने रोटी पकड़ी और बाबा हर्षद को देखते हुए जल्दी जल्दी खाने लगी। बाबा हर्षद उसे हैरत से देख रहा था। तभी शरिया ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबा हर्षद बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और अब इंतजार नहीं होता। शरिया मुस्कुराई और बोली, क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा? बाबा हर्षद जो उसे घूरता रहा था अचानक पीछे हट गया और धीमी आवाज में बोला, कभी से लड़की आएगी, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। शरिया ने कमरे में इधर उधर देखा और बोली, ओह अच्छा, तुम भी सही कह रहे हो। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी लड़कियों की जूतियों पर पड़ी। वो उठकर वहां गई और एक जूता हाथ में लेकर हैरानी से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? बाबा हर्षद थोड़ा घबरा गया और पास आकर बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। शरिया बोली, अच्छा अच्छा, और वो जूता वहीं रखकर दूसरे कमरे में चली गई। बाबा हर्षद भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। तभी बाबा हर्षद उसकी आंखों में देखते हुए बहुत करीब आकर बोला, अब वक्त जाया मत करो, चलो रात हो गई है, आ जाओ। अचानक शरिया मुस्कुराई और अपना चेहरा बाबा हर्षद के करीब लाकर बोली, अच्छा ठीक है, पहले एक चीज बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बाबा हर्षद बोला, यही होगी कोई 80 साल के आसपास। शरिया ने उसके बाजुओं को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, उन्हें तो 60 साल के भी नहीं लगते देखने में। ये सुनकर बाबा हर्षद एक पल के लिए सहम गया। तभी शरिया उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सुनकर बाबा हर्षद भी मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर उसने अचानक शरिया के बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। शरिया के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। दोनों अब उस सुनसान झोंपड़ी के कमरे में बिस्तर के पास खड़े थे। अंधेरा चारों तरफ था। तभी बाबा हर्षद धीरे धीरे शरिया की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो शरिया के बिल्कुल करीब आया, शरिया ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रखा और प्यार से बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए, सुनिए तो सही, चलिए हम एक खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई। अगर आप जीते तो जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, और अगर मैं जीती तो जैसा मैं चाहूंगी। बाबा हर्षद ये सुनकर जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई खेल है, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। चलो आओ, जल्दी करो। देखते ही देखते दोनों झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर आ गए। बाबा हर्षद शरिया को देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, ये पागल लड़की मुझसे हार जाएगी और फिर मैं जो करूंगा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगा। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अब फजर शुरू होने वाली थी। तभी शरिया उस सुनसान था रेगिस्तान पर अंधेरी रात में अपनी जान की शर्त लगाकर दौड़ पड़ी। बाबा हर्षद कुछ पल पीछे खड़ा उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब शरिया उस अंधेरे थार रेगिस्तान की रेत के नीचे चट्टानों और पत्थरों के बीच से तेजी से आगे बढ़ रही थी। बाबा हर्षद उसे पकड़ने के लिए बावले की तरह उसके पीछे भागा जा रहा था। देखते ही देखते शरिया ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगी। बाबा हर्षद भी मन ही मन अपनी जीत की बात सोचता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन अब शरिया थक चुकी थी। बाबा हर्षद ने देखा कि उसकी रफ्तार कम हो रही है तो वो और तेज भागा और अचानक आकर शरिया को पकड़ लिया। उसने उसे पकड़ते ही दीवानों की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी से चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर बाबा हर्षद ने फौरन शरिया को थार रेगिस्तान की रेत पर उतारा और बावलेपन में उसे खींचता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रात का आखिरी पहर था। थार रेगिस्तान भी गहरे अंधेरे में लिपटा हुआ था। बाबा हर्षद शरिया को बाहों से पकड़कर घसीटता हुआ झोंपड़ी के दरवाजे तक ले आया। तभी उसने अचानक उसे अंदर धक्का दे दिया और खुद भी झोंपड़ी में दाखिल हो गया। देखते ही देखते बाबा हर्षद ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। अब वो हंसते हुए बावलेपन के साथ शरिया को अपने कमरे में ले गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर शरिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा हर्षद उसके करीब आकर बोला, हाँ, अब मैं जीत गया हूँ ना, जैसा तुमने कहा था अब मेरी मर्जी चलेगी, जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करना होगा। श्रिया ने यह सुना तो समझ गई कि कहानी अब बहुत आगे निकल चुकी है।
अचानक वो उसके पास आई और प्यार से बोली, अच्छा तुम 1 मिनट के लिए साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखते हैं। बाबा हर्षद मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो, ये बात तो मान लेता हूँ। वो हंसते हुए दूसरे कमरे में चला गया। मौका पाते ही श्रेया ने अपने पर्स से कुछ निकाला और दीवार के पास रख दिया, फिर चुपके से बिस्तर पर बैठ गई। तभी बाबा हर्षद आवाजें लगाने लगा, हाँ कर लिए कपड़े चेंज, आ जाओ आ जाओ। श्रेया कुछ पल चुप रही और फिर बोली, हाँ कर लिए हैं, आ जाओ। बाबा हर्षद हंसता हुआ तेजी से भागता हुआ श्रेया के पास आया। जैसे ही उसने देखा तो बोला, अरे कपड़े चेंज नहीं किए तुमने, ये तो वही कपड़े हैं। श्रेया खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास और कपड़े हैं ही नहीं, यही ठीक है। बाबा हर्षद बोला, अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उसने अचानक श्रेया को बाजुओं से पकड़ लिया। श्रेया ने कहा, एक मिनट। उसने अपनी मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी दवा की शीशी थी। उसने बाबा हर्षद से कहा, पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बाबा हर्षद जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, उसने झट से गले से उतार लिया। कुछ ही देर में उसके दिमाग में चक्कर आने लगे। वो लड़खड़ाता हुआ श्रेया को पकड़ने के लिए बढ़ा, मगर वो पीछे हट गई। फिर वो दोबारा उसकी तरफ गया और अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। अब बाबा हर्षद नशे में बड़बड़ाने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम, तेरी जैसी पहले कोई नहीं आई जा। श्रेया ने देखा कि असर होने लगा है तो बोली, झूठ बोलते हो तुम, आई होगी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई। बाबा हर्षद बोला, अरे नहीं, जितनी भी आई है तुमसे कम खूबसूरत, तुम तो आफत हो, आफत। श्रेया मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, फिर? अब बाबा हर्षद नशे में तोते की तरह बकबक करने लगा और बोला, कसम से कहता हूँ कोई भी लड़की तुम्हारे मुकाबले की नहीं थी। तभी श्रेया ने मौका पाते ही कहा, फिर तुमने उन लड़कियों का क्या किया? बाबा हर्षद जो अब श्रेया का दीवाना बन चुका था और उस पर श्रेया की खास दवा का असर साफ नजर आ रहा था, बोला, वही किया, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता बाबा हर्षद एक एक करके सच्चाइयां बताने लगा। कैसे वो मासूम और मजबूर लड़कियां जो अपनी अपनी मजबूरियों का हल ढूंढती थीं, उसके पास आती थीं। वो उन्हें अपना निशाना बनाकर फिर दूसरे इलाकों में सप्लाई कर देता था। जब बाबा हर्षद अपने सारे राज खोल चुका तो अचानक श्रेया की तरफ बढ़ने लगा। श्रेया का अभी एक और काम बाकी था। वो मुस्कुराते हुए बाबा हर्षद को देखकर बोली, तुम तो एक बूढ़े आदमी बनकर अच्छे इंसान लगते हो, फिर तुम ये सब क्यों करते हो? बाबा हर्षद जो अब जोड़ों से कांप रहा था, दवा के नशे का असर उसके दिमाग पर साफ था, बोला, मैं बूढ़ा हूँ, हाँ, इलाकों में सप्लाई कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अचानक श्रेया को बाहों से पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी श्रेया ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो चकराकर गिर पड़ा, फिर उठकर भागने लगा, पर श्रेया ने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और वह चक्कर खाते हुए वहीं पीछे गिर पड़ा। तभी श्रेया ने अपने कपड़ों पर लगे छिपे हुए बटन दबाए। देखते ही देखते कमांडो टीम वहां पहुंच गई और बाबा हर्षद के वेश में छिपे उस आदमी को वहीं जमीन पर दबोच लिया। अचानक बाबा हर्षद के वेश वाले उस आदमी ने चिल्लाने की कोशिश की, पकड़ लो उस लड़की को, पकड़ लो। ये सुनते ही श्रेया दीवार की तरफ गई और जो चीज उसने पर्स से निकालकर वहां रखी थी, वह छोटा कैमरा उठाकर ले आई। उसमें सारी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उसने अचानक एक तेज थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और सख्त लहजे में बोली, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और ये टीम मेरे कहने पर ही यहाँ आई है। हमें शिकायतें मिली थी कि तुम मासूम लड़कियों के साथ ये घिनौना काम करते हो। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया था, इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि तुम अपने सारे कसूर अपनी जुबान से कबूल करो और इनकार ना कर सको, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके। बाबा हर्षद के वेश वाले उस व्यक्ति का चेहरा ये सुनकर उठ गया। कमांडो उसे घसीटते हुए जीप में डालकर ले गए। कुछ ही दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वहाँ वीडियो और ऑडियो सबूतों को देखने के बाद वह दोषी और चालाक गुनहगार साबित हुआ। अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाई। कहानी वहीं खत्म हुई जहां एक गुनहगार अपनी सजा तक पहुंचा और एक औरत की हिम्मत ने कई मासूम जिंदगियां बचा ली। थार रेगिस्तान की वो सुनसान रात अब सुकून में बदल चुकी थी। जहां कभी डर और खामोशी थी, अब बस इंसाफ की आवाज गूंज रही थी। शरिया आसमान की तरफ देख मुस्कुराई। सच जीत गया और झूठ हमेशा की तरह हार गया। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है। रेत पर सुबह की पहली रोशनी बिखरती है और एक नई उम्मीद के साथ कहानी यही मुकम्मल हो जाती है। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे मिस्टिक लुक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नए रहस्य के साथ।